स्टूडेंट्स, आई होप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो वो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने अभी तक के प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें हम लोग ने स्लम टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, दैट हाउ वी विल परफॉर्म स्लम टेस्ट ऑन कंक्रीट एंड फाइंड द रिलेटिव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हम लोग ने अभी तक उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वर्केबिलिटी से रिलेटेड, इट इज कॉल्ड द के स्लम टेस्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड द क्ले स्लम टेस्ट, और क्ले स्लम टेस्टर भी से बोलते हैं। तो देखिए, क्ले स्लम टेस्ट भी हमारा रिलेटिव वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। और इसमें भी क्या होता है, ये जैसे कि स्लम टेस्ट में हम लोग को कंक्रीट, हम लोग स्लम टेस्ट करते थे, उसमें हम लोग कंक्रीट बना के हमें उस फ्रस्टम में रखना पड़ता था, पूरा सारी प्रोसेस करना पड़ता था, हटा के उसको मेजर करना पड़ता था स्केल से। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये थोड़ा हार्ड एंड फास्ट मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द के स्लम टेस्टर। इस के स्लम टेस्टर को आप क्या करेंगे, आप कंक्रीट के ऊपर डायरेक्टली आप पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे आपकी वर्केबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही मतलब फास्ट मेथड है, जिसे कह सकते हैं कि वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको मेहनत या मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं के स्लम टेस्टर, उसकी हेल्प से आप स्लम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन अ मिनट। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दैट अ के स्लम टेस्ट इज फर्स्ट कवर्ड बाय ASTM C1362। ठीक है, अच्छा, वर्केबिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको एक कोड भी बताया था, ये IS 1199 is the code related to workability of concrete। तो उस कोड को भी आप देख सकते हैं, उसमें सारे प्रोसेस, सारे प्रोसीजर के वर्क, क्या क्या हमें किस जगह पे कौन सी कंक्रीटिंग करनी है, उसके लिए किस तरह की वर्केबिलिटी आना चाहिए, वो आप उस कोड में आप देख सकते हैं। के स्लम टेस्ट में, के स्लम टेस्ट इज एन इंस्टेंट एंड डायरेक्ट टेस्ट वेयर सम स्लम वैल्यू इज इवैल्यूएटेड इन 1 मिनट। ठीक है, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल, जैसे कि हमने बताया कि आप तुरंत उसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपके पास एक इस तरह की, जैसे आप देख रहे हैं ना, शेप ऑफ अ पेन, एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दैट इन अ शेप ऑफ अ पेन आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो, अगर हम बॉटम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बॉटम, ठीक, तो बॉटम पे क्या होता है, एक क्रोम प्लेटेड स्टील ट्यूब होती है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज अ क्रोम प्लेटेड स्टील ट्यूब, जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.9 सेंटीमीटर, एंड इंटरनल डायमीटर इज 1.6 सेंटीमीटर। इस क्रोम प्लेटेड स्टील ट्यूब पे आपको क्या मिलते हैं, ओपनिंग्स मिलती हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर ओपनिंग्स मिलती हैं। ठीक है, और इन ओपनिंग्स के ज़रिए क्या होता है, जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट का जो पेस्ट होता है जो आप यूज़ कर रहे हो कंक्रीट बनाने में, उसके ज़रिए से वो आपके जो के स्लम टेस्टर में होगा वो एंटर करेगा, यानी कि उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके ऊपर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिस्क फ्लोटर होता है, दिस इज द डिस्क फ्लोटर, आप देख सकते हैं, दिस इज द डिस्क फ्लोटर, जिसका डाया होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है, और इसकी थिकनेस होती है 0.24 सेंटीमीटर। इस डिस्क फ्लोटर का नाम, इस काम क्या होता है कि ये कंक्रीट में, जैसे मान लीजिए आपने एक कंक्रीट को प्रिपेयर किया, यहाँ तक कि आपकी कंक्रीट का लेवल है, तो ये डिस्क फ्लोटर होता है, ये इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को कंक्रीट के पूरी तरह इंसर्ट करने में रोकता है, ताकि आपकी जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये पूरी तरह से ये कंक्रीट में ना इंसर्ट हो पाए। सिर्फ जो नीचे का क्रोम प्लेटेड जो स्टील ट्यूब है वही उसके अंदर इंसर्ट हो पाए, और बाकी जो आपकी ऊपर जो स्केल लगी हो, बाकी ऊपर जो पोर्शन है वो ऊपर ही आप विजिबल रहे, इसलिए इसको यूज करते हैं। बाकी फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक एल्यूमिनियम कैप होता है जिसका डाया होता है 3 सेंटीमीटर,
एंड थिकनेस इज 2.25 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एल्यूमिनियम कैप, ब्लैक कलर की एल्यूमिनियम कैप लगी हुई है। इसका डाया होता है 3 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज अराउंड 2.25 सेंटीमीटर। फिर उसके ऊपर क्या होता है, हॉलो प्लास्टिक रॉड होती है, उसकी भी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, इट इज अ मूवेबल रॉड। मूवेबल रॉड इन द सेंस कि ये अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, ये रॉड क्या होती है, अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाती है। इसके ऊपर एक ग्रेजुएटेड स्केल बनी होती है, ठीक, जिसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में होती है, जिसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में होती है, और इसके जरिए आप वर्केबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट की बात। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द एक्चुअल हाउ द केस लम लुक्स लाइक। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम हाउ द केस लम टेस्टर लुक लाइक। इस तरह दिखता है फील्ड पे, और ये इसकी डायमेंशंस है। तो डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसकी डायमेंशंस होती हैं। अब हम लोग प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे हम लोग केस लम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेट द टेस्टर एंड क्लीन इट विद अ क्लॉथ। आपको जो टेस्टर है उसको भिगो लेना है, उसमें जो आपने अर्लियर जो आपने ऑब्जर्वेशन किए थे उसको पूरी तरह साफ कर लेना है, और उसको आपको क्लॉथ से क्लीन कर लेना है। फिर क्या करेंगे, रेज द प्लास्टिक ट्यूब, लेट इट टू सिट ऑन द पिन सपोर्ट। ठीक है, जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक ट्यूब लगी उसको आप ऊपर कर लेंगे। फिर टेक अ कंटेनर एंड पोर सम फ्रेश कॉन्क्रीट एंड लेवल इट। आप एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर जो अभी आपने कॉन्क्रीट बनाई है, जो आपका मिक्स है कॉन्क्रीट मिक्स का, उसके अंदर कंटेनर में प्लेस करेंगे और उसको ऊपर से लेवल कर देंगे। नाउ इंसर्ट द clay slump tester vertically down until the disc floater rests at the surface of the concrete. Do not rotate while inserting or removing the clay slump tester. तो फिर जैसे मैंने बताया, आप जो आपका clay slump tester है उसमें इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको जो जो उसका डिस्क फ्लोटर है, जो डिस्क है, वहां तक के आप कॉन्क्रीट उस पर रेस्ट हो जाएगी। You have to wait for 60 seconds. Lower the measuring rod slowly until it rests on the surface of the concrete that has entered the tube, and read the slump value directly on the scale of the measuring rod. आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें मैंने बताया था ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स के जरिए जो सीमेंट जो कंक्रीट होगी वो उसके अंदर, जो सीमेंट पेस्ट होगा वो उसके अंदर एंटर हो जाएगा। फिर आप स्केल जो ऊपर लगी है उसको आप नीचे पुल डाउन करोगे, उसको आप नीचे प्रेस करोगे, तो जहाँ तक के आपका सीमेंट पेस्ट है वहाँ तक के जो रीडिंग आ रही है, दैट वैल्यू इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये टेस्ट है पूरा। देखिए लिखा हुआ है, रिमूव द टेस्टर फ्रॉम द फ्रेश कंक्रीट वर्टिकली अप, डोंट रोटेट और शेक व्हाइल रिमूविंग द रॉड फ्रॉम द कंक्रीट। शेक इसलिए नहीं करना, अगर आप शेक करोगे तो उसका जो कंक्रीट या सीमेंट पेस्ट जो भी उसमें फिल हुआ है वो निकल सकता है। ठीक है, उससे रिमूव हो सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स एट द बॉटम ऑफ द टेस्टर, द कंक्रीट फ्लोज इनटू द केस लम टेस्टर। ठीक है, जैसे कि बताया मैंने कि उसके जो होल्स हैं राउंडेड एंड जो रेक्टेंगुलर जो होल्स हैं उसकी हेल्प से जो कंक्रीट है उसके अंदर फिल हो जाएगी। अगेन लोअर द मेजरिंग रॉड स्लोली टिल इट टचेस द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, retain measuring and read workability directly on the scale of the measuring rod। जो ऊपर यहाँ पे स्केल आप देख रहे हैं, इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी वर्केबिलिटी आई है। तो ये सिंपल सा टेस्ट था जो कि आपको वर्केबिलिटी बता सकता है कि कंक्रीट की कितनी वर्केबिलिटी है। और जिस तरह की वर्केबिलिटी आती है उसी तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कितना हमारा वैल्यू आ रही है, उस तरह से हम वेरी लो हाई इस तरह से आप बता सकते हो कि कहाँ पे कौन सा मिक्स यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये था के स्लम टेस्ट। ठीक, इसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा है, इसमें आपकी आसानी से वैल्यू आ जाती है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको लेबर नहीं लगेगा या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं है। सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप लोग वर्केबिलिटी को निकाल सकते हो एट साइट एंड ऑल्सो एट लैब। ठीक है, लैब में भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और साइट पे भी आप आसानी से वर्केबिलिटी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट की जो हम लोग बात करते हैं वो है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि जितने भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं टू मेजर द वर्केबिलिटी, हम लोग की कोशिश ये है कि उसकी जो हमारी डिजायर्ड वर्केबिलिटी है वो हमें अचीव हो जाए।
तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में क्या होता है? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज द वर्केबिलिटी टेस्ट फॉर कंक्रीट कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। ठीक, आप देख सकते हो वर्केबिलिटी टेस्ट फॉर कंक्रीट, इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं। द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन द फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज द कॉम्पैक्शन फैक्टर, तो इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या है और फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या है, इन दोनों को अभी हम लोग इस टेस्ट जैसे हम परफॉर्म करते हैं वैसे ही समझते हैं। So that compaction factor test is used for concrete which have low workability, for which slum test is not suitable। जहाँ पर हम लोग slum test नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने शुरुआत में एक चीज़ आप लोग को बताई थी कि अगर हमें मीडियम वर्कबिलिटी चाहिए तो उसके लिए हम लोग slum टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को लो वर्कबिलिटी चाहिए तो हम लोग उसके लिए वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और मीडियम से लो अगर हमें रेंज है हमारी, हमें मीडियम से लो वर्कबिलिटी रखनी है तो उसके लिए हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है ये आप देख सकते हैं द डायग्राम कि इसमें क्या होता है, एक अपर हॉपर होता है, एक लोअर हॉपर होता है और नीचे एक सिलेंडर लगा होता है एंड देन इट इज द बेस। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है इट इज द बेस, जो इसकी अगर हम लोग सर एक डायमेंशन। बार फिर से बता दीजिएगा, अच्छा, कौन सा टेस्ट कब करते हैं? कौन सा टेस्ट? देखिए, मीडियम अगर आपका वर्कबिलिटी के लिए हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं। ठीक है, लो वर्कबिलिटी के लिए हम लोग वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट करते हैं। एंड अगर आपकी रेंज है मीडियम से लेकर लो वर्कबिलिटी तक तो उसके लिए हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये रेंज है, आप लोग इसको लिखते भी रहो। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, एक अपर हॉपर है, एक लोअर हॉपर है एंड दिस इज द सिलेंडर। इसकी अगर हम डायमेंशंस की बात करें दैट व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दिस हॉपर, तो ये जो अपर हॉपर की अगर हम बात करें तो जो अपर जो ओपनिंग होती है इसका डाया होता है 260 mm। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 260 mm में सारी डायमेंशंस हैं। फिर इसकी जो लेंथ होती है अपर हॉपर की, ये होती है 280 mm। दिस इज 280 mm, 280 mm। जो लोअर डायमीटर की बात करें तो वो होती है 130 mm। तो दिस इज द लोअर डायमीटर ऑफ कॉपर। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 130 mm। अपर की 260 mm एंड जो इसकी अपर हॉपर की जो लेंथ होती है वो होती है 280 mm। ठीक, फिर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अपर हॉपर और लोअर हॉपर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 200 mm। ठीक, 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर। 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर। फिर लोअर हॉपर की बात करें तो उसकी जो अपर जो ओपनिंग होती है उसकी डायमेंशन होती है 240। ठीक है, 240 mm। इसकी जो लेंथ होती है, ठीक, ये इसकी लेंथ होती है वो होती है 240। दिस इज 240 mm, दिस इज 240 mm। और जो लोअर जो डायमीटर होता है वो होता है 130 mm। ठीक है, दिस इज 130 mm। फिर इसके नीचे एक सिलेंडर रखा होता है जिसकी डायमेंशंस होती हैं 150 mm। ठीक है, इसका डाया जो होता है 150 mm होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 285 mm। दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, 285 mm। These are the dimensions of the compaction factor test, यानी कि जो हॉपर्स हम लोग यूज करते हैं उनके डायमेंशन है। अपर हॉपर की कितना जो अपर डायमीटर होगा वो 260 mm, लोअर 130 mm और इसकी लेंथ कितनी 280 mm। उसी तरह जो अपर हॉपर और लोअर हॉपर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 200 mm। उसी तरह जो हमारा जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द लोअर हॉपर एंड सिलेंडर वो भी कितनी होती है 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर। 200 mm दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिस्टेंस कितनी होती है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉपर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होती है आपको पूरे डायमेंशन नहीं याद रखने, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अपर हॉपर और लोअर हॉपर के बीच में
कितनी डिस्टेंस होती है, कितनी डिस्टेंस होती है 200 mm, यानी कि 20 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन अपर हॉपर एंड लोअर हॉपर, और डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर हॉपर एंड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, यानी कि जो इसमें apparatus यूज करते हैं ये इसके डायमेंशंस है. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको undo कर देते हैं. अब देखिए ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग वो चीज समझते हैं. प्लेस द कॉन्क्रीट सैंपल जेंटली इन द अपर हॉपर टू इट्स ब्रिम यूजिंग द हैंड स्कूप एंड लेवल इट. आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंक्रीट आपने प्रिपेयर करी, फिर जो अपर हॉपर है उसमें आप कंक्रीट को पुट कर दोगे. दिस इज द अपर हॉपर, इसमें आप कंक्रीट को पूरे फिल अप कर दोगे. ठीक, फिल अप करने के बाद क्या करोगे आप, कवर द सिलेंडर. ठीक है, जो उसका सिलेंडर है उसको आप ऊपर वाला फिल कर दोगे. ओपन द ट्रैप डोर एट द बॉटम ऑफ द अपर हॉपर so that concrete falls into the lower hopper. Push the concrete sticking on its sides gently with rod होगा ये. This is the rod. ठीक है, gently with rod. तो करना क्या है इसमें, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपर हॉपर में आप कंक्रीट को फिल अप करोगे. इसमें आपने क्या किया, जो आपके पास कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर है आप क्या करोगे, इस अपर हॉपर में फिल अप कर दोगे. फिल अप करने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगे होते हैं. जो आपका लोअर डायमीटर मैंने बताया था, जो उसके नीचे एक ट्रैप डोर लगा होता है, जिससे वो क्या होता है जब आप उसको ओपन कर दोगे तो कंक्रीट अपर हॉपर से डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, लोअर हॉपर में फॉल डाउन हो जाएगी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी कंक्रीट जो है आपकी अपर हॉपर से लोअर हॉपर में फॉल डाउन हो जाएगी. अब जब कंक्रीट आपकी लोअर हॉपर में फॉल डाउन हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली फिर वो सिलेंडर्स पे आ जाएगी. ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक ट्रैप डोर लगा होता है, ये भी एक ट्रैप डोर लगा होता है. तो जैसे ही कंक्रीट ऊपर से नीचे आई, फिर लोअर से सिलेंडर में आई, इस तरह से पूरी कंक्रीट क्या होगी, सिलेंडर में फिलअप हो जाएगी. तो आप इसमें ये देख रहे हो जो आपका कॉम्पैक्शन हो रहा है, कॉम्पैक्शन जो हम लोग करते हैं, हमने स्लम टेस्ट में बात करी थी, ये कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग टैंपिंग रॉड का यूज करते हैं. टैंपिंग रॉड सभी को पता है ना, टैंपिंग रॉड से हम लोग ने कॉम्पैक्शन करने के लिए 25 टाइम्स टैंप किया था. वो चीज यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी की हेल्प से कर रहे हैं. वही चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी की हेल्प से हम लोग वो टैंपिंग प्रोसेस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट देखिए, open the trap door of the lower hopper and allow the concrete to fall into the cylinder below. ठीक है, इसमें जैसे ही आपकी कंक्रीट अपर हॉपर से लोअर हॉपर में आई, आप नीचे का ओपन कर दोगे जो ट्रैप डोर है, फिर लोअर हॉपर से डायरेक्टली वो सिलेंडर में फॉल डाउन हो जाएगी. कट द एक्सेस ऑफ कंक्रीट अबव द टॉप लेवल ऑफ द सिलेंडर यूजिंग ट्रॉवल एंड लेवल इट. ठीक है, इसको आप लेवल करो. क्लीन द आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर. तो जैसे ही आपकी कंक्रीट सिलेंडर में फिलअप हो गई, तो फिर आपको क्या करना है, वेट द सिलेंडर ऑफ कंक्रीट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स. आप सिलेंडर का वेट करोगे. दिस वेट इज नोन एज द वेट ऑफ पार्शियली कंक्रीट कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, यानी कि W1. जैसे ही आपका कंक्रीट जो है वो सिलेंडर में फॉल डाउन हो गया है सारा कंक्रीट, आप उस सिलेंडर का वेट, यानी कि उस सिलेंडर में कितना कंक्रीट रखा हुआ है उसको आप वेट कर लोगे. वही होगी आपकी पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. पार्शियली टर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसमें आपने कंक्रीट को विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी आपने कॉम्पैक्ट कराया है. इसमें आपने कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं किया, आपने टैंपिंग रॉड का यूज किया है, यानी कि इसमें कंक्रीट अपने आप ही कॉम्पैक्ट हो रहा है. नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब आपकी कंक्रीट आपने वे कर लिया है, empty the cylinder and then refill it with the same concrete mix in layers approximately 5 centimeter deep, layer being heavily rammed to obtain a fully compaction. फिर आप क्या करोगे, जो आपकी कंक्रीट वेट करने के बाद आप उस सिलेंडर को दोबारा कंक्रीट से भरोगे, जो वही जो पहले आपने यूज करी थी अपर हॉपर में, उससे आप दोबारा उसको भरोगे. लेकिन इस बार आप क्या करोगे,
उसको आप 4 लेयर्स में भरोगे और हर लेयर को 25 टाइम्स यानी कि 25 टाइम्स आपको टैंपिंग रॉड से टैंप करना है टू ऑब्टेन अ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये करने के बाद आप उसका वेट कर लोगे, ठीक है। अब ये जो कंक्रीट बनी ये कैसी बनी, ये बनी एक फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो क्या लिखा हुआ, लेवल द टॉप सरफेस एंड देन weigh the cylinder with fully compacted, this weight is known as the weight of fully compacted concrete यानी कि W, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो गया W, और ये क्या है, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। एम्प्टी सिलेंडर का वेट अगर आप ना भी फाइंड करो, उसको आप जब मेजर करोगे, पहले आप क्या करो, पूरे प्रोसेस से पहले ही आप सिलेंडर का वेट कर लो, ठीक। उस सिलेंडर को वेट करने के बाद आप जो जो आपकी मेजरिंग मशीन है उसमें आप जीरो पुट अप करोगे तो सिलेंडर का वेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक। तो W1 अपॉन W2 दैट इज द वेट ऑफ partially compacted concrete upon weight of fully compacted concrete। अगर आप W1 अपॉन W2 करोगे वहां से आपका क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर आ जाएगा। जैसे कि इस फॉर्मूले से ये आप देख पा रहे हो, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है that the compaction factor is defined as the ratio of the weight of partially compacted concrete to the fully compacted concrete, and this value which comes out after calculating is known as the compaction factor value। ये जो वैल्यू आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि हमारी जो कंक्रीट है इट इज ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी और ऑफ लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी और अ हाई वर्केबिलिटी। तो अगर आपकी कंक्रीट की जो कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 से ज़्यादा आ रहा है तो हम देन वी कैन से दैट द कंक्रीट इज ऑफ हाई वर्केबिलिटी, यानी कि और उसका कैसा है, वो एक सेमी फ्लूइड के फॉर्म में है। कैसा है, एक सेमी फ्लूइड के फॉर्म में है। फिर अगर आपका 0.85 से 0.95 के बीच में आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट है, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक स्टेट में कंक्रीट। फिर अगर उससे कम आ रहा है दैट इज 0.8 टू 0.85 देन वी कैन से इट इज ऑफ द लो वर्केबिलिटी, ठीक है, यानी कि उसका वर्केबिलिटी कम है। तो इसका मतलब उसकी कंक्रीट कैसा है, ड्राई स्टेट में है, ठीक है, ड्राई स्टेट में हमारी कंक्रीट है। और अगर आपकी वैल्यू आ रही है 0.7 से 0.8 तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट अवर कंक्रीट इज ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक है, यानी कि वेरी ड्राई स्टेट में है, उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये था कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट रिलेटेड टू कंक्रीट। इसको साइट में परफॉर्म कर सकते हैं और लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। किसी को डाउट है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या डायमेंशंस होती है, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम इन द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, किसी को कुछ पूछना है? नो दिवाकर? सर। नहीं, ओके। तो ये थे आज हम लोग ने सर केस इसमें, कम टेस्टर। हाँ सूरज बताइए, सूरज कुछ हाँ सर, पूछना चाहते हैं, बुक बुक में थोड़ा तेज डायमेंशन बोलिएगा अलग थोड़ा। दिया हुआ है। हाँ सर, कह रहे हैं बुक में डायमेंशन थोड़ा अलग दिया हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो एमएम में जो मैंने डायमेंशन बताई अभी, ये जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने सारी वीडियो मैं आपके यूट्यूब पे अभी डाल दूंगा, ठीक है, पुट अप कर दूंगा, ठीक है। एमएम में डायमेंशंस रखिएगा। सर एक चीज बता दीजिएगा, यूट्यूब पे डालते कहाँ पे हैं? ये चैनल का नाम है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी KMCLU। अभी मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। यस सर, हम लोग को ओके मिलती ही ओके नहीं है सर। थैंक यू। नहीं नहीं, मैं अभी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अभी मैं वीडियो ये अपलोड करूंगा, उसका लिंक भेज देंगे, उसी पे सारी वीडियोस सिर्फ मेरे ही नहीं है और भी बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक। तो वो सारी वीडियोस ओके आपको मिल जाएंगी, ओके। थैंक यू सर। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, केस लम टेस्टर के बारे में पढ़ा और हम लोग ने कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज द फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म से शुरू करते हैं, फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसके नोट्स बनाते रहिएगा आपको, नोट्स इन द सेंस कि क्या क्या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स आप लोग अपने जो कॉपी है उसमें बनाते रहिए, ताकि आप लोग को, वैसे तो नोट्स में आपके ग्रुप पे ये पूरा हो जाएगा, तो मैं आपके ग्रुप पे इकट्ठा यूनिट 3 के नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कभी मैं आधा यूनिट करता हूँ, फिर आधी यूनिट तो बच्चे कभी कभार क्या होता है कि कंफ्यूज जाते हैं कि ये क्या है वो क्या है, तो मैं इकट्ठा यूनिट 3 के नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा PDF फाइल आपके ग्रुप पे, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, Okay. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें सर्वे की हम बात करना चाह रहे हैं। सर्वे में जो यूनिट 3 है वो मुझे शुरू करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो कल मैं आपकी 2 क्लास ले लूँगा, एक सर्वे की, एक कॉन्क्रीट की, जिसमें हम लोग एडवांस सर्वेइंग का भी यूनिट 3 शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे। और असाइनमेंट आई होप आप सभी ने देख दिया होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा अभी क्लास में जिसने असाइनमेंट नहीं दिया है। मेरे पास अच्छे खासे असाइनमेंट्स आ गए हैं। सेकेंड ईयर की स्ट्रेंथ कितनी है सिविल ब्रांच की? किसी को पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सिविल में? So 78 about. अबाउट 78। तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास 78 असाइनमेंट्स आए होंगे इस समय। मेरे पास आई थिंक 35 to 40 असाइनमेंट्स इस समय हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी बच्चों ने असाइनमेंट अभी नहीं दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है वो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड में सबमिट कर दें, ठीक है। उनको मैं चांस दे रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। आई अंडरस्टैंड के लोग घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो इस मंथ के एंड में आप ये असाइनमेंट दे सकते हैं। ओके, फिर आज की Okay, sir. क्लास यहीं ओवर करते हैं। ये जो अभी मैंने आज पढ़ाया है इसको मैं अभी यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, और जो लिंक है वो मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल हम लोग 2 क्लास एडवांस सर्वेइंग की और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी क्लास दोनों लेंगे। तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि उसमें यूनिट 3 शुरू करेंगे हम लोग, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके सर टोटल बच्चे हैं 77। 77। Yes, sir. तो असाइनमेंट्स मेरे पास आई थिंक 35 to 40 हैं। तो इसका मतलब ये होगा दैट 37 बच्चों ने असाइनमेंट नहीं किया है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो आप लोग Yes, sir. जिन्होंने नहीं दिया है, आप अपने फ्रेंड्स या जो भी हैं उनको बता दीजिए कि असाइनमेंट दे दें, क्योंकि उसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। इट हैज़ अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे के, कोई ऐसा बच्चा रह जाए जिसके फ्री के मार्क्स उसके चले जाएं। 20 मार्क्स का जब भी आपका मिड सेम होगा वो आपको बता दिया जाएगा, 20 मार्क्स का मिड सेम होगा, और 10 मार्क्स का आपका ये जो असाइनमेंट अभी मैंने आपको दिया है उसके होंगे। तो 10 मार्क्स तो सभी को मिल जाएंगे जिन्होंने असाइनमेंट मुझे सेंड कर दिया है। शर्त ये है कि आप बस सेंड करें, और अपना असाइनमेंट सेंड करें। किसी दोस्त की कॉपी किया हुआ और फ्रंट पेज आपने अपना लगा दिया हुआ, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं असाइनमेंट खोल के देख रहा हूँ। ओके, तो फिर आज क्लास Yes, यहीं sir. एंड करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दैट इज टुमारो। ओके, थैंक यू। Okay, thank you, sir.